जब दोनों में इंटरेक्शन होता है, दो वजहों से ऐसा कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फीमेल्स में नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ स्पेशली इन मेल्स, टू ए ग्रेट एक्सटेंट फीमेल्स में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दो रीजंस इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। पहला रीजन ये है कि जो इमोशनल लव है, जनरल परसेप्शन ये है कि आदमी का इमोशनल लव बहुत तेजी से उठता है, उतना ही तेजी से डाउन चला जाता है। शुरुआती प्रेम में आप देखेंगे लड़के ज्यादा उत्सुक रहते हैं, हर चीज में डिमांड वही करते हैं, हर नया प्रस्ताव वही देते हैं, उनके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन उनको बहुत परेशान करता है। पर वो तब तक है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनी है। फिजिकल इंटीमेसी बनने के बाद या 2, 4, 10, 20 बार बनने के बाद बहुत तेजी से उनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसलिए महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो। और वो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसकी नेचर वैसी है, इवोल्यूशन में उसको बनाया ऐसा गया है। फीमेल्स का जो लव का फिनोमेना है वो समय के साथ मैच्योर होता है, एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे उस स्थिति में आती हैं। चाहे वो फिजिकल लव हो चाहे नॉन फिजिकल लव हो। फिजिकल लव में भी उन्हें वक्त लगता है इंटीमेट होने में और इंटीमेसी के उस बिंदु पर पहुंचने में, जो मेल्स को नहीं लगता है। और जब वो रहने लगती हैं धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होने लगता है। दिस इज नॉट अबाउट ऑल द वीमेन इन जनरल। और उनके प्रेम में इमोशनल एलिमेंट ज्यादा हो, ये संभावना ज्यादा रहती है। दिस इज वन थिंग। दूसरा, मेल्स की सेक्सुअल लाइफ की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। 14-15 साल की उम्र से 55-60, आजकल तो शायद 65-70 की उम्र तक भी वो एक्टिव रह लेते हैं। एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इवन इन द एज ऑफ 50, 55, 60, 65, 70। तो फीमेल्स को ये भी पता है कि हमारा एट्रैक्टिव होना, मदर हो पाना बहुत दूर तक चलेगा नहीं। तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बात कही जाती है। तो उनमें डेविएशन का स्कोप थोड़ा सा कम इस अनकॉन्शियस एलिमेंट से भी होता है कि एक को चुने, वो बात तक हमें सुरक्षा दे, तो जरूरी है कि एक ठीक से चुन लें, उसके साथ हम रहें। तो दूसरा पैरामीटर क्या हुआ? इमोशंस। तीसरा, उनकी जो बायोलॉजी है उसका अंतर भी उनको थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए विमेन में ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम दिखेगी कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में हो। सोशल कंट्रोल भी इसमें एक फैक्ट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। सोशल कंट्रोल कम भी हो तो भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली मेल्स में टेंडेंसी आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अगर आप पूरा डिजाइन देखें, बच्चा पैदा करने में उनकी भूमिका केवल कुछ मिनट की है और माँ की पूरी 9 महीने की है। उन कुछ मिनटों के बाद वो फिर भूखा है, उसको फिर जरूरतें हैं 1 दिन 2 दिन के बाद। फिर उसके अंदर ये टेंडेंसी भी है कि कुछ नयापन हो, ये भी इवोल्यूशन से आ रहा है। उसका इवोल्यूशनरी डिजाइन केवल एक ही है कि उसको अपनी संतान पैदा करनी है सुरक्षित, और संतान जहां से भी पैदा हो सकती है करनी है। इसलिए जो जो सुंदर स्वस्थ फीमेल्स उसको देखेंगे उसके मन में अट्रैक्शन आएगा। और अट्रैक्शन का इतना ही मतलब है कि उसका जेनेटिक मेकअप उसको परेशान कर रहा है कि इस महिला के थ्रू भी संतान पैदा कर लो ताकि तुम्हारे बेस्ट जीन सुरक्षित रहें। इतना ही मतलब है इसका। इस प्रकृति को न विवाह से मतलब है, तलाक से मतलब है। प्रकृति को मतलब केवल एक चीज से है कि आप मरने से पहले अपना बच्चा पैदा कर दें, सर्वाइवल बना रहे। क्योंकि महिला को 9 महीने लगने हैं और उसके बाद दूध भी उसको पिलाना है, पालना भी उसको है। उसके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है कि बहुत सारे मेल्स ढूंढे। मेल का काम कुछ मिनट का ही है, इसलिए वो बार बार अपने जीन्स छोड़ सकता है, अपने जो स्पर्म छोड़ सकता है, यहाँ भी वहां भी वहां भी, ताकि उसके जनरेशंस आगे बढ़ें, कंटिन्यू हों। इसलिए जो लोग इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को समझते हैं, सोशियोलॉजी को समझते हैं, उनका मानना है कि मेल्स में मोनोगेमस या क्या कहेंगे मोनोएमरोस ना होना बहुत ही कॉमन बात है। इवोल्यूशन। तो पॉलीगैमी का मतलब है एक शादी का सिस्टम। पॉलीएमरोस का मतलब है कि 2 मेल 2 फीमेल एक साथ रहते हैं, दोनों को दोनों से प्यार है, दोनों को दोनों से प्यार है, और ट्रांसपेरेंसी है, धोखा नहीं दे रहे, ओपन है। तो आज क्यों करते हैं लोग अब? क्योंकि अब तो ये सारे फैक्टर्स हट गए, अब जेनेटिकली लोगों को कोई अपना ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनाना, राइट? इट्स नॉट हर जगह देना नहीं है, इवोल्यूशनरी, राइट? तो आज क्यों लोग मल्टीपल पार्टनर साथ में, बहुत लोग चीटिंग भी करते हैं, बहुत क्यों चीटिंग करते हैं? चीटिंग ग्राफ वर्ल्ड में भी वो भी बहुत हाई पे है। व्हाई डू यू थिंक टुडे पीपल चीट? अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो अब तो बच्चे बहुत सारे नहीं चाहिए, तो ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब ये है कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को बनने में हजारों साल लगते हैं, उसको चेंज होने में भी हजारों साल लगेंगे। तो हम आज की स्थितियों को कितना भी समझे, हमारा अनकॉन्शियस पहले के हिसाब से चल रहा है, उसको चेंज होने में कई हजार साल लगेंगे। इसलिए 1000 साल तक या कई हजार साल तक कॉन्ट्रडिक्शन बना रहेगा कि आज कंडीशन चेंज हो गई पर हमारा दिमाग वैसे काम करता है। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं? चीटिंग इसलिए करते हैं कि जैसे हम अनकॉन्शियस में हैं, एवोल्यूशन से बने हैं, और जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स बने हैं उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। सोशल स्ट्रक्चर आपसे कहता है कि आप मोनोगेमस रहें, ये मूल्य है, संस्कार है, कानून भी है, जिंदगी भर कानून भी है।
हालांकि कानून अब क्राइम तो नहीं माना जाता है, पहले भी क्राइम बहुत स्पेसिफिक केस में था, ऐसे क्राइम नहीं माना जाता, अगर दो कंसेंटिंग लोग हैं, एडल्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। पर हमें भारत की बात कर रहा हूँ, कई देशों में दिक्कत है। जैसे ईरान में अगर कोई महिला ऐसा करेगी तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा, ये आज भी नियम है। पाकिस्तान में भी ऐसा नियम है। तो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि मेरे जीन्स मुझे बार बार परेशान करते हैं कि नाईपन की खोज करो, और मेरे सोशल स्ट्रक्चर्स मुझे धमकी देते हैं कि अगर की तो छोड़ेंगे नहीं। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन में 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि मैं समाज को छोड़ के भाग जाऊं और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के लेवल पे जीऊं। पागल हो गया कोई आदमी, मान लीजिए सड़क पे घूमता रहता है आवारा होके, लोग उस पर ध्यान देना बंद करते, कुछ भी करता रहे, तो उसने समाज को छोड़ दिया और इवोल्यूशन के लेवल पे जी रहा है। बट उसकी मीटिंग वैल्यू भी तो कम हो जाएगी फिर। हाँ, या किसी और कंट्री में चला गया, मीटिंग वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे कि कम से कम उसको जरूरतें पूरी हो जाए। इम्पॉसिबल नहीं। दूसरा तरीका क्या है, उसने अपने सोशल स्ट्रक्चर्स को संभालने के लिए अपनी जेनेटिक, इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल नीड्स को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, जो बहुत लोग करते हैं और दुनिया को बोलते हैं कि हम तो ट्रूली मोनोगेमस हैं। अंदर तो स्ट्रगल चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है उनके अंदर भी। उस कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने नेचुरल एस्पेक्ट को मार देते हैं अपने सोसाइटल एस्पेक्ट को ठीक रखने के लिए। अधिकांश लोग ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं। तब एक ही रास्ता है या 2 रास्ते हैं। वो अपने स्पाउस से बहुत ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट बातचीत करें कि देखो भाई, मेरा जेनेटिक मेकअप मुझे बड़ा परेशान करता है, सोशल नॉर्म ये है कि हम लोग मोनोगेमस रहें, मैं रह नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। अब ऐसे में मेल ये चाहेगा कि उसकी पत्नी ये कहे कि अच्छा तुम जो ठीक समझो कर लो, मुझे दिक्कत नहीं। पर चिंता ये भी अगर उसने ये कह दिया कि ठीक है तुम भी और मैं भी, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिवनेस भी ठीक ठाक है और वो भी उस इनसिक्योरिटी से कनेक्टेड है, शुरुआती इनसिक्योरिटी से। इतना ट्रांसपेरेंट होने की परमिशन हमारे स्ट्रक्चर देते भी नहीं आमतौर पर। ये बात कितने पति पत्नी आपस में कर सकते हैं? शायद ही 0.0001% कोई होंगे तो होंगे। अब एक ही रास्ता बचा, चीटिंग। इसलिए चीटिंग का कोई डेटा तो हमारे पास है नहीं, पर मेरा ख्याल है कि चीटिंग इतनी ज्यादा होती होगी जितनी हमारा डेटा बता नहीं पाएगा। आप जिस डेटा की बात कर रहे हो तो बहुत, क्योंकि इन चीजों का ग्राफ सर्वे कैसे हो सकता है? और सोशली लोगों का साउंड भी करेक्ट भी तो साउंड करना है। प्लस देयर आर एप्स नाउ which are only for cheating and then extramarital affairs. मैंने उस पर रिसर्च की थी, एक ऐप के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में या शायद ग्लोबली काम करती है जो केवल चीटिंग के लिए करती है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रामैरिटल ग्लीडन शायद नाम उसका है ना। It's been downloaded left right center, like it's उसका डाउनलोड डेटा भी बहुत है इंडिया में, तो it's insane। नहीं वो तो है ही। और मैंने सुना कि शायद साउथ इंडिया के किसी शहर में, शायद कोची का नाम बीच में ऐसा, कि वहाँ सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं उस ऐप के। That I don't know exactly, पर ये जो आपने बातें करी, ये तो बहुत सुनने के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा तो समझ में आएगी, नहीं तो लिम्बिक सिस्टम तो ये बोलता है कि भाई कैसी बातें कर रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स कि इमोशनली जिस सोसाइटी में मैं पला बड़ा हूँ, आप पले बड़े हो, उसमें ये बातें भी रॉन्ग हैं कि आप सोच कैसे सकते हो इस बारे में कि नहीं, लेकिन चीटिंग को किसी भी तरह से डिफाइन करके नॉर्मलाइज कैसे करें? नहीं, नॉर्मलाइज कर भी दे रहे, लेकिन मैं एक बात, इससे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इसी सोसाइटी में कुछ बड़े नेताओं ने ये बात कही है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इसी सोसाइटी की बात है ना। सोसाइटी का काम करने का अलग तरीका है। क्या जो पेरेंट्स हैं या 4 पेरेंट्स हैं, वो भी कभी इस उम्र में थे ही, मेंटल मोनोगेमी तो वो भी नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है कि चीटिंग उन्होंने भी की हो, पर चीटिंग का तो सौंदर्य इसी में है कि किसी को ना पता लगे, उन दोनों के अलावा किसी को ना पता हो। तो लगभग सब लोगों को दोनों बातें पता है। एक तो ये कि चीटिंग हर जनरेशन के लोगों ने किसी ना किसी मात्रा में की है, और ये भी कि अगली जनरेशन को सिखाना है कि मत करो। कल्चरल नॉर्म्स में मैं अकेले में डेविएट हो गया तो मैं पब्लिकली थोड़ा ना कहूँगा कि नॉर्म गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 लोग हैं समाज में, 100 के 100 चीटिंग कर रहे हैं, पर नॉर्म ये है कि नहीं करनी है। और जब 100 इकट्ठे बैठ रहे हैं नारा लगाने की नहीं करनी है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ऐसा होता है। और इसीलिए आप कहीं भी डेटा पढ़ेंगे तो जो रेप होते हैं, उन रेप में 95% से ऊपर वही लोग करते हैं जो परिवार के हैं या परिवार में आते जाते हैं। ये 98 के आसपास शायद है परसेंट। 95%, more than 95% of the rapes are committed by the people who are the family members or like family members. असली रेप वो थोड़ा ना जिसमें बहुत शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, पुलिस केस हुआ, तो फैमिली के अंदर वो पता भी नहीं चला। पेरेंट्स ने बोल दिया बच्चे को चुप रहना भाई। अधिकांश आप डेटा देखिए, मैं जहां तक याद करूं 98% के आसपास डेटा है। ऐसा क्यों होता है? एक ऐसा समाज जिसमें कुंठाएं हैं, कहने की हिम्मत नहीं है, नॉर्म्स फिक्स हैं, नॉर्म्स चेंज नहीं हो पाती हैं, लोग अंदर ही अंदर डेविएट होते हैं, चीटिंग करते हैं। चेहरा ऐसा सबका होता है कि हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। और जिनको लगता है कि ये ज्यादा बुरा है, फिर वो डिवोर्स ले लेते हैं, अलग होते हैं। पर 1955 से पहले तो डिवोर्स भी नहीं ले सकते थे, तब क्या करते होंगे? या क्या होता था उस समय, कई लोग 2-3 शादियां करते थे, हिंदुओं में भी करते थे, क्योंकि एक ही शादी करनी ये भी 1955 में आया है, हिंदू मैरिज एक्ट। उसके पहले नहीं था। उसी में डिवोर्स का ऑप्शन भी है, और उसी में मोनोगेमी का एक कंपल्सरी लॉ है। उसके पहले नियम नहीं था। आप केवल 3 जनरेशन पीछे अपने घर में जाकर देख लीजिए, अपने दादाजी से पूछेगा कि उनके दादाजी और उनके आसपास के जो लोग थे, उनमें से कितने लोगों ने 2 शादियां की थी। आप पाएंगे बहुत लोगों ने की होंगी। एंड व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता है जब मेन, इवन इन टुडे सोसाइटी,
लड़का अगर कुछ ऐसा करता है और वो जाके चीटिंग करता है, बाहर पकड़ा जाता है, तो मोस्टली फैमिली मेंबर्स से बोलते हैं लड़का हो जाता है, एंड लड़की को इतनी इजीली नहीं छोड़ते. व्हाई डू वी पनिश women more than men for the same mistake? इसके पीछे भी इवोल्यूशन की साइकिल पे जाना पड़ेगा. आपके क्वेश्चंस बाई चांस सारे वही आ रहे थे, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसके आंसर ज्यादा. इवोल्यूशन और सोशियोलॉजी की क्लास है ये, ठीक है. आदमी के बारे में क्यों लोग ऐसा कहते हैं, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी का. आपने एक आदमी का नाम सुना कार्ल मार्क्स का. कार्ल मार्क्स के एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल्स. उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है पर उन्होंने इस पे लिखा. अगर आप देखें कि लोगों की फैमिली से बेसिक नीड क्या है, प्रॉपर्टी लगभग 90% से ऊपर आज भी मेल्स के हाथों में. पर्सनल प्रॉपर्टी छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल मतलब मेरा रुमाल, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, है ना. प्राइवेट मतलब मेरा घर, संपत्ति, बैंक बैलेंस वगैरह. क्योंकि मेल्स बाहर काम करते रहे हमेशा, प्रॉपर्टी उनके नाम पे होती रही. फिर लगभग सभी समाजों के सिस्टम्स में भी प्रॉपर्टी बाप से बेटे को मिलती है. हिंदुओं में ऐसा होता है, चाहे मिताक्षर मान ले चाहे दाया भाग मान ले, दो सिस्टम्स हमारे समाज में काम करते हैं. संपत्ति बेटे को मिलती है. 1955 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तो उसके बाद से प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा होने लगा, पर वो कागजी ज्यादा है, व्यावहारिक रूप से आज भी मिलता नहीं है. ये लगभग हर समाज में है, सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं. जिंदगी भर आपने मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई और आप चाहते हैं कि मरने से पहले अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे के मरूं. अब यहाँ एक पेच है. ये गारंटी कैसी है कि जिसको मैं अपना बेटा मान रहा हूं मेरा ही बेटा है? क्या गारंटी है इस बात की? अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी में कैसे एस्टेब्लिश करूं? आज तो हो सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, लेकिन आज से 50 साल पहले पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कैसे हो सकता था? इसका एक ही तरीका था कि एक औरत ऐसी हो जिसका फिजिकल रिलेशन केवल इस आदमी से हो और इसको इतना एक्सपोजर ही ना हो कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सके. आदमी 4 जगह चला गया तो इसकी प्रॉपर्टी पे खतरा नहीं आ रहा. औरत कहीं चली गई, कहीं और प्रेग्नेंट हो गई, तो जिंदगी भर की मेहनत किसी और के बच्चे को देके जाएगा. इसलिए प्रॉपर्टी अगली पीढ़ी को सेफ तरीके से मिलती रहे, जरूरी था कि महिलाओं की जो फिजिकल इंटीमेसी सर्कल है वो इतना कंट्रोल हो कि उसमें इंट्रूजन हो ही ना सके. एंड एज पर द मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स लाइक फ्रेडरिक एंजल्स, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड मोनोगेमी. अभी जैसे आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ देहरादून के पास एक जगह खस, जो सर बाबर परगना बोलते हैं देहरादून के पास, खस ट्राइब रहती है. हिमाचल में जाइए हट्टी ट्राइब, अभी एक न्यूज़ उस दिन पहले आई थी, वहाँ की बहुत पॉपुलर. जितने भाई होते हैं उनकी एक ही वाइफ होती है. आज भी ये है. मैं भारत की बात कर रहा हूँ. 3 ट्राइब्स का नाम बता रहा हूँ. खस उत्तराखंड में, हट्टी हिमाचल में, टोडा नीलगिरी हिल्स में. आज भी सिस्टम चल रहा है. और ये केवल उन समाजों में जहाँ प्रॉपर्टी बहुत कम है. 3 भाई हैं, 3 शादियां करेंगे, बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी बांट नहीं सकते हैं, तीनों भाई की एक ही पत्नी है. अब जितने बच्चे होंगे सबके हैं. अगली पीढ़ी में सब भाई एक ही पत्नी आएगी, प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी, बटेगी नहीं. प्रॉपर्टी के सिस्टम्स ने मैरिज के सिस्टम्स को ठीक ठाक डिफाइन किया है. और ये अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी एक ऐसी प्रॉब्लम रही है ह्यूमन हिस्ट्री में. और इसलिए हमारी कल्चर क्या बन गई कि लड़का कहीं चला गया तो उतना खतरा नहीं है, पर उसी पैरामीटर से अगर लड़की जाती है तो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज हो जाएगा जिसपे हमारी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर टिके हुए हैं. और इसलिए आप देखेंगे घर में बेटियों पर जितने बंधन लगते हैं नैतिकता के, उतने बेटों पर नहीं लगते हैं. 12वीं क्लास के बाद बेटा बाहर पढ़ने चला जाए, ये जितना आसान है वो बेटी के मामले में नहीं है. दिमाग में वही है ना, इवोल्यूशन के साइकिल के वो जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एलिमेंट्स बैठ गए हैं दिमाग के अंदर, वैसे ही काम करते हैं. जस्टिफिकेशन डिफरेंट है, पर कोई कहेगा थोड़ा ना, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. उनके दिमाग में अनकॉन्शियस में ये बैठा है, उनको भी नहीं पता. अनकॉन्शियस का तो मतलब ये जो पता ही नहीं क्या बैठा हुआ है. ट्रू. पर वो बैठा तो है. नेगेटिव वाली बात तो कर ली, ठीक है, बट आज भी लोग शादी करते हैं. देखिए शादी का पूरा पैकेज है. वो एक पैकेज है. अगर वो पैकेज पूरा कॉस्ट बेनिफिट में बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं तो लोग कर रहे हैं. क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल नीड्स नहीं है ना, कंपेनियनशिप, शादी के 4 या 5 नीड्स मानी जाती हैं. शादी में 4-5 बातें मानी जाती हैं. सबसे पहले सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करना. आजकल लोग ये बात कम इसलिए कहते हैं कि उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए उसको उतना फोकस नहीं करते हैं. लेकिन आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले दैट वाज ओनली ऑप्शन, इसलिए वो केंद्र में रहता था. आज क्या है? दूसरा होता था पेरेंटहुड, कि मुझे भाई बच्चे का बाप बनना है तो कोई चाहिए, मुझे साथ में उसकी मदर भी चाहिए, पेरेंटहुड हो गया. तीसरा कि मैं पेरेंट हूं तो ये भी तो चाहिए कि बच्चे का इनिशियल सोशलाइजेशन करना है. कॉलेज 18 साल की उम्र से पहले वाली उसकी पूरी परवरिश ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए जैसा मैं चाहता हूं. तो शादी चाहिए उसके लिए भी. एक व्यक्ति चाहिए जो रात दिन उस बच्चे का ध्यान रखे और उसको अच्छा इंसान बनाए. कौन करेगा? स्पाउस करेगा. अब मैं मेल के एंगल से बात कर रहा हूँ ना. चौथा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझसे कौन बात करेगा?
कोई तो चाहिए। तो मेरे दुख सुख शेयर करने के लिए अभी से लेकर ही, और स्पेशली इन द एज व्हेन आई विल नॉट बी फिजिकली वेरी फिट, कोई तो हो साथ में, इमोशंस शेयर करने के लिए, हार्ट टू हार्ट बात करने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए कोई तो हो। वो कौन होगा? वही एक व्यक्ति जिसने आपके साथ 25-30 साल गुजारे हैं, रोज साथ रहा है, तो कंपेनियन बन गए हैं। ये 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं। एक 5वां होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर घर पर बना लेंगे। एक काम कर रहा है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट रहेगा, और कभी कल को क्राइसिस हो जाए, मैं ना काम कर पाऊँ, तो कम से कम कोई संभाल ले फैमिली को, एक थोड़ा सा एश्योरेंस रहता है। जो जॉइंट फैमिली के पीछे भी बड़ा कारण है कि अगर एक भाई काम ना भी कर पाए तो कम से कम बाकी लोग मिलकर संभाल लेंगे। एक इंश्योरेंस जैसा सिस्टम जॉइंट फैमिली बन जाता है। ये 4-5 चीजें हैं बस। अब जिसको फिजिकल नीड्स के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, या उसकी एक से कमिटमेंट है ही नहीं, हो नहीं सकती है, या उसके नीड से नहीं है। आजकल एक शब्द चलता है एसेक्सुअल, जो LGBTQA है ना, कुछ लोग हैं जो सेक्सुअल है नहीं, उनकी नीड से नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं होती किससे भी उस तरह की इंटीमेसी करने की, उनके पास पहला कारण नहीं है। जिनको पता है कि वो पॉलीएमरोज हैं, वो किसी एक के साथ टिक नहीं सकते हैं, जिंदगी पर झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ क्यों बोलना, छोड़ो, नहीं करते, पहला रीजन नहीं है। जिसको बाप या माँ बनना ही नहीं है, एकदम क्लियर है कि नहीं बनना है, उसके पास सेकंड रीजन नहीं है। जिसको लगता है कि मैं एक व्यक्ति से दोस्ती करके नहीं चल पाऊंगा, मुझे 100 दोस्त चाहिए भाई, झुंड चाहिए पूरा मुझे, तो उसके लिए कंपेनियनशिप भी कारण नहीं है। जो लोग किसी एक के साथ रह के 10 दिन में बोर हो जाते हैं, झेल नहीं पाते उसके बाद, उनको कंपेनियनशिप काम नहीं करती है कि मैं तो बोर ही हो जाऊंगा 10 दिन में, 40 साल कौन साथ में रहेगा। जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, दिन भर बाहर घूमते हैं, जिनको घर में आने का मन नहीं करता है, वो क्यों बंधना चाहेंगे कि कोई बार बार फोन करके बोले कि कब आओगे कब आओगे, घर में रहते नहीं कभी। तो जो आज़ाद ख्याल लोग हैं, जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, कोई बड़ा सोशल काम करना है, स्टार्टअप करना है, साइंस में रिसर्च करनी है, और उनको रिसर्च में इतना मजा आता है कि वही उनकी पहली मोहब्बत है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का मन करता है, जिनको फैमिली की चिक नहीं चाहिए, जिनको बच्चे पालने का एकदम मन नहीं करता है, पेरेंट बनने का एकदम मन नहीं करता है, उन सबका धीरे धीरे रुझान ही होगा शादी ना करो। जो कर रहे हैं कुछ इसलिए कर रहे हैं कि वो फैमिली मैन टाइप के लोग हैं, उनका मन करता है, या तो इतना सोचते ही नहीं, या सोचते नहीं, या फैमिली के प्रेशर में झुक जाते हैं। क्योंकि आपके मन में आ रहा है कि मैं शादी क्यों करूं, पेरेंट्स को आपस में दबाव है, फूफा मौसा सब कह रहे हैं फादर को कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, शादी कर दो, हाथ से निकल जाएगा, वो आप पे दबाव बना रहे हैं। किसी इमोशनल मोमेंट में उन्होंने कहा कि बेटा हार्ट अटैक आ गया है, बस तुम्हें तुम्हारी पत्नी सब देख के मरना चाहता हूँ, आप ऐसे में क्या करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, और ये जनरेशनल तरीके से चलता है। तो बहुत सारी शादियां ऐसी भी हैं जहां बच्चे नहीं चाहते शादी करना, मतलब उस इंडिविजुअल के साथ नहीं, वो चाहते ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि भाई अब पेरेंट्स ने ऐसी बात बोल दी है, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अब क्या करें। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आप